अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर के सेकंड पार्ट में हम अभी डिस्कस करते हैं इंटरनेट। कंप्यूटर्स की जो सबसे सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है या जो सबसे सोफिस्टिकेटेड या सबसे ज़्यादा एडवांस्ड और बेनिफिशियल यूज़ जो है वो इंटरनेट है। इंटरनेट में हम क्यों यूज़ करते हैं इंटरनेट? एक दूसरे से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम वॉइस चैट करते हैं, वीडियो चैट करते हैं, ईमेल सेंड करते हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग करते हैं। इस तरह एमफिल के लिए हम रिसर्च कर सकते हैं किसी भी टॉपिक के बारे में, उससे रिलेटेड जितना भी डाटा है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी टॉपिक को सर्च कर सकते हैं, असाइनमेंट बना सकते हैं। इसके लिए हम इंटरनेट को यूज़ करते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग जैसे दराज.pk है, अमेज़ॉन है, ईबे है, इनको हम ऑनलाइन चीज़ें परचेज़ करने के लिए यूज़ करते हैं। इंटरनेट को इसलिए यूज़ कर सकते हैं। फ़ोन बैंकिंग है, ऑनलाइन बैंकिंग है, ये सारा इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं। फिर ऑनलाइन हम शेयर ट्रेड कर सकते हैं, ऑनलाइन चीज़ों की ट्रेडिंग कर सकते हैं, इंटरनेट की एप्लीकेशन है। एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए हम इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कार्टून्स देखने हैं, हमने वीडियोस देखनी है, हमने सॉन्ग्स डाउनलोड करने हैं, उसके लिए हम इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। यूट्यूब से हम वीडियोस डाउनलोड कर सकते हैं, डेली मोशन से कर सकते हैं, मूवीज़ डाउनलोड कर सकते हैं। फिर इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ट्विटर पे जैसे हम अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, इसी तरह हम लिंक्डइन को यूज़ करके उस पर अपनी प्रोफेशनल डिटेल्स लिख सकते हैं कि हमारे कैरियर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हमारा एक्सपीरियंस क्या है, हमने किस किस जगह पर जॉब की है, हमारी स्किल्स कौन सी हैं। वेब एप्लीकेशंस में हम इंटरनेट को यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर हम एक चीज़ देख लेते हैं कि एक वेबसाइट और एक वेब एप्लीकेशन में डिफरेंस क्या है। वेबसाइट एंड वेब एप्लीकेशन। वेबसाइट जो होती है ना, उसमें ज़्यादातर हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, जस्ट लाइक विकीपीडिया। हमने कोई टॉपिक सर्च किया, हमें वो टॉपिक मिल गया, या आपने जैसे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन की, वहाँ पर आपको एडमिशन्स की डिटेल पता चल गई, डिपार्टमेंट्स का पता चल गया, कैंपसेस का पता चल गया, फ़ोन नंबर्स पता चल गए, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स पता चल गई। लेकिन वेब एप्लीकेशन वेबसाइट से एडवांस्ड है, इसमें यूज़र इंटरेक्शन है, यूज़र इंटरेक्शन। अब जैसे फेसबुक है, फेसबुक पे आपको इन्फॉर्मेशन तो मिलती है, लेकिन आप उस पर एडिशनल फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे किसी पोस्ट को हम लाइक कर सकते हैं, पोस्ट को शेयर कर सकते हैं, पोस्ट को एडिट कर सकते हैं, उस पर कमेंट कर सकते हैं, कमेंट को हम डिलीट कर सकते हैं, अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा हम अपनी प्रोफाइल पिक्चर्स चेंज कर सकते हैं। तो फेसबुक जो बेसिकली है वो आपके पास क्या है, वेब एप्लीकेशन है, वेबसाइट नहीं है, सिंपल। इसी तरह जीमेल जो है, उसमें हमारे पास ईमेल की फॉर्म में हमें इंफॉर्मेशन तो मिलती है, लेकिन हम ईमेल नई क्रिएट कर सकते हैं, पुरानी ईमेल को डिलीट कर सकते हैं। इसी तरह हम ये चेक कर सकते हैं हमने किसी स्पेसिफिक पर्सन को कौन कौन सी ईमेल्स भेजी, कॉन्टैक्ट्स ऐड कर सकते हैं, अपनी थीम चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। फिर हम स्टिकर्स लगा सकते हैं कि हमारी इंपॉर्टेंट ईमेल्स कौन सी हैं। तो यानी ऐसी वेबसाइट जिसमें हमें यूज़र इंटरेक्शन मिले, तो वो सारी की सारी एक्चुअली क्या होती हैं, वेब एप्लीकेशन होती हैं। तो सोशल नेटवर्क जितने भी हैं वो सारे के सारे वेब एप्लीकेशंस हैं। और वेबसाइट से हमें सिंपल इंफॉर्मेटिव कंटेंट मिलता है। जैसे मैंने यूनिवर्सिटी की एग्जांपल आपको बताई। सोशल नेटवर्किंग क्या चीज़ है? नेटवर्क का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल कनेक्टेड टुगेदर। अगर आप इसको कंप्यूटर्स में ले जाए नेटवर्क को, तो हम कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टुगेदर। लेकिन जहाँ पर वर्ड आ जाए सोशल नेटवर्क, तो इसका मतलब है ऐसे तमाम लोग जो आपस में कनेक्टेड हैं। अब ये लोग कनेक्ट क्यों होते हैं? ताकि ये इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें, आइडियाज़ शेयर कर सकें, पोस्ट शेयर कर सकें, कमेंट्स शेयर कर सकें। तो आप फेसबुक पे हमेशा यही करते हैं, आप अपने आइडियाज़ डिस्कस करते हैं, आप फेसबुक पे स्टोरीज़ लगाते हैं। इसी तरह आप फ़ोटोज़ लगा सकते हैं, म्यूज़िक लगा सकते हैं, वीडियोस लगाते हैं। सोशल नेटवर्क पे हम ये एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। फिर पेजेस बने हैं, उसमें कॉमन इंटरेस्ट के लोग हैं, जैसे फूड के रिलेटेड कोई पेज हो गया, एजुकेशन के रिलेटेड हो गया, किसी सिटी के रिलेटेड कोई पेज हो गया, टूरिज़म के रिलेटेड पेज हो गया। उसमें वही लोग ऐड होते हैं जिनके कॉमन इंटरेस्ट होते हैं, और जब ये लोग उसमें ऐड होते हैं तो उनके दरमियान एक कनेक्शन बन जाता है, जिससे ये सोशल नेटवर्क बन जाता है। पॉपुलर सोशल नेटवर्क कौन से हमारे पास? फेसबुक है, ट्विटर है, रेडिट है, पिंटरेस्ट है, इंस्टाग्राम है। और पहले ये एक होता था, आप इसको चेक कर लीजिएगा सोशल नेटवर्क अभी ये है या नहीं। इसका मीनिंग था वेयर आर यू नाउ,
यानी जो ट्रैवलर्स थे ना वो इसको यूज़ करते थे डिफरेंट प्लेसेस के लिए कि वो कहाँ पर जा रहे हैं, किस रेस्टोरेंट में ठहर रहे हैं। इसी तरह ये जो येल्प है ये यूएसए में है बिजनेसेस के लिए, यानी इस पर कोई बंदा कोई चीज़ ऑफ़र करता है ना तो वो अपनी शॉप का एड्रेस उसकी सर्विसेज लगा देता है, लोग उसको रिव्यू करते हैं, आपको डिफरेंट रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, रेस्टोरेंट्स के बारे में लोगों के रिव्यूज़ मिल जाएंगे, उनकी मेन्यूज़ मिल जाएंगी। ये एक बहुत बड़ा सोशल नेटवर्क है येल्प का। तो सोशल नेटवर्किंग इंटरनेट की वजह से ही है। इंटरनेट है तो सोशल नेटवर्किंग है, और इंटरनेट किस तरह से बनी? कंप्यूटर्स की वजह से। अब नेक्स्ट बात आती है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर हम किसे कहते हैं? दो टर्म्स हैं, एक टर्म सॉफ्टवेयर है और एक प्रोग्राम है। ये दोनों टर्म सेम है, इनको आप इंटरचेंज करके यूज़ कर सकते हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। हमने पहले बात की थी कि कंप्यूटर में दो ही पोर्शन हैं, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। एक्चुअल वर्किंग कौन करता है? हार्डवेयर। लेकिन वो उससे वर्किंग करवाता कौन है? सॉफ्टवेयर करवाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर डेस्कटॉप पर एक फ़ाइल क्रिएट की। अब ये फाइल जो है ये स्टोर कहाँ पर होगी? हार्ड डिस्क पर, यानी हार्डवेयर पे ये स्टोर हुई। लेकिन किसकी वजह से? सॉफ्टवेयर की वजह से। मैंने इसको न्यू फाइल की इंस्ट्रक्शन दी तो ये फाइल क्रिएट हुई। अगर मैं इसको न्यू फाइल की इंस्ट्रक्शन ना देता तो ये क्रिएट भी ना होती। यानी हार्डवेयर ने जो भी वर्किंग करनी है वो सॉफ्टवेयर की इंस्ट्रक्शंस पे करनी है। इसी तरह मैं इसको राइट क्लिक करके डिलीट कर देता, अब ये हार्ड डिस्क से भी डिलीट हो गया। हार्डवेयर ने इसको डिलीट कर दिया, लेकिन किसकी इंस्ट्रक्शन पे? सॉफ्टवेयर की इंस्ट्रक्शन पे। इसी तरह मैंने यहाँ पर कोई टेक्स्ट सेलेक्ट किया और मैंने ये बोल्ड क्लिक कर दिया। अब ये बोल्ड मुझे दिखाया किसने? एलसीडी मॉनिटर ने, हार्डवेयर ने। लेकिन किसने इसको इंस्ट्रक्ट किया? सॉफ्टवेयर ने इसको इंस्ट्रक्ट किया कि ये टेक्स्ट जो है ये बोल्ड करके दिखा दो। तो सॉफ्टवेयर हमारे पास ऐसे प्रोग्राम हैं जो कंप्यूटर्स को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं, या हमें ऐसा मीडियम प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू हम अब कंप्यूटर्स को इंस्ट्रक्ट कर सकें, इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर सकें। हार्डवेयर को डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करने का कोई मैकेनिज्म हमारे पास नहीं है। अब सॉफ्टवेयर की दो टाइप्स हैं, पहली है सिस्टम सॉफ्टवेयर और सेकंड है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये दोनों क्या हैं? सॉफ्टवेयर की टाइप्स। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है? बल्कि सिस्टम सॉफ्टवेयर को डिस्कस करने से पहले हम लोग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को मज़ीद डिटेल से देख लेते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं। प्रोग्राम क्या चीज़ है? ए सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल द कंप्यूटर हार्डवेयर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। यानी आपने सॉफ्टवेयर जो है या प्रोग्राम जो है ये सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, इसमें 10, 20, 15,000, 20,000, लाखों इंस्ट्रक्शंस है। इन इंस्ट्रक्शंस का काम क्या है? सिर्फ हार्डवेयर को ये बताना कि उसने कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना और कैसे परफॉर्म करना। अब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डिफरेंट स्टोरेज मीडियम पे होते हैं, यानी ये हार्ड डिस्क पर भी हो सकते हैं, आपके पास मोबाइल फ़ोन की इंटरनल मेमोरी में भी सॉफ्टवेयर होते हैं। बाज़ार जाएँ तो आपको CD एंड DVD भी मिलती है जो आप परचेज़ कर सकते हैं, उसमें भी आपको सॉफ्टवेयर मिलते हैं। सॉफ्टवेयर को आपको इंस्टॉल करना पड़ता है और इंस्टॉल करने के बाद आप उनको रन करते हैं। लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे भी हैं जिनको इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, उनको हम कहते हैं पोर्टेबल सॉफ्टवेयर। पोर्टेबल सॉफ्टवेयर डोंट रिक्वायर एनी इंस्टॉलेशन, लेकिन ये कम क्वांटिटी में, कम नंबर्स हैं इनके। ज़्यादातर सॉफ्टवेयर को आपको इंस्टॉल भी करना पड़ता है और इंस्टॉल करने के बाद ही आप उनको रन कर सकते हैं। इंस्टॉल करने का मतलब क्या? इंस्टॉल करने का मतलब है कि वो सॉफ्टवेयर आपकी हार्ड ड्राइव पे कॉपी करेगा अपनी फाइल्स को, फिर वो सेटिंग्स करेगा और फिर वो कॉन्फ़िगरेशन करेगा, फिर आप उसको यूज़ कर सकेंगे। तो इंस्टॉलेशन में क्या करना पड़ता है? आपको जस्ट एक DVD मिलती है या आप इंटरनेट से डाउनलोड करते हो, उस फाइल को आप डबल क्लिक करते हो, उसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। वो आपसे डिफरेंट डिटेल पूछता है जिसमें मोस्ट प्रॉबेबली हम नेक्स्ट करते हैं, उसको हम बताते हैं कि इसको किस जगह पर इंस्टॉल करो। उसके बाद वो ऑटोमेटिकली प्रोग्रेस बार आपको दिखाता है, उसको इंस्टॉल करता है और उसके बाद आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलप कौन करता है? प्रोग्रामर। क्योंकि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम है तो इसको कोई ना कोई पर्सन लिखता है, इसको हमारे लिए बनाता है, उस पर्सन को हम कहते हैं प्रोग्रामर। तो प्रोग्रामर क्या करता है? किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करता है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलप करता है। पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन सी हैं? C++, जावा, इस टाइप की लैंग्वेजेस को यूज़ करके सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है।
अच्छा, इस चीज़ को मैं एलेबोरेट करता हूँ इस तरह से। जैसे ये देखें, मैंने सॉफ्टवेयर को सिलेक्ट किया और यहाँ से इटैलिक प्रेस किया। अब मैंने जब इटैलिक प्रेस किया तो पावर पॉइंट एक सॉफ्टवेयर है, इसने इन इंस्ट्रक्शंस को मेरे लिए चलाया। यानी कुछ इंस्ट्रक्शंस चली जिन्होंने हार्डवेयर को ये कमांड दी कि इस टेक्स्ट को इटैलिक कर दो। ये इंस्ट्रक्शन किसी ने तो मेरे लिए लिखी, ये मैंने तो नहीं लिखी, मैं तो इनको सिर्फ यूज़ कर रहा हूँ। ये इंस्ट्रक्शंस मेरे लिए प्रोग्रामर ने लिखी, सॉफ्टवेयर डेवलप किया और सॉफ्टवेयर मुझे शिप कर दिया, मैंने उसको इंस्टॉल किया और यूज़ किया। तो ये बेसिक इसमें कॉन्सेप्ट है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज़ डेवलप्ड बाय ए प्रोग्रामर एंड प्रोग्रामर यूजेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर एंड देयर आर many languages for the development of software including C++, Java, Visual Basic, C#, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। अब बारी आती है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर की। सबसे पहले टाइप है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर की वर्किंग के लिए ज़रूरी हैं उनको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, यानी जिनके बगैर एक कंप्यूटर वर्किंग कर ही नहीं सकता। इसमें सबसे पहली एग्जांपल आ जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर डिवाइस ड्राइवर्स और फिर यूटिलिटी प्रोग्राम्स। अभी आप ये बात ध्यान में रखें कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? ए सॉफ्टवेयर दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर वर्किंग, जिसके बगैर कंप्यूटर वर्किंग नहीं करेगा उसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास जो एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन है उसमें से अगर हम एंड्रॉयड को निकाल दें तो क्या होगा? आपका फ़ोन ऑन होगा, ऑफ हो जाएगा, लेकिन आप कोई भी काम उस पर परफॉर्म नहीं कर सकते। ना कॉल मिला सकते हैं, ना आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, ना आप उससे पिक्चर बना सकते हैं, ना ही आप उस पर कोई प्ले स्टोर से कोई ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। इसका मतलब एंड्रॉयड क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और मोर स्पेसिफिकली एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम के लिए ज़रूरी नहीं है, यूज़र के लिए ज़रूरी है। यानी अगर यूज़र ने अपनी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो यूज़र को उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर चाहिए, और वो सॉफ्टवेयर क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे मैंने स्लाइड्स बनानी है, अब मुझे स्लाइड्स के लिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट चाहिए। अगर मेरे पास पावर पॉइंट नहीं है तो मैं अपने कंप्यूटर को यूज़ तो कर सकता हूँ, लेकिन सिर्फ स्लाइड्स नहीं बना सकता। यानी यूज़र की जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसे रिजॉल्व करता। लेकिन अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं भी है तो आपका सिस्टम वर्किंग करेगा। आपके मोबाइल फ़ोन में अगर व्हाट्सएप नहीं भी है फिर भी आपका मोबाइल फ़ोन चलता है, प्रॉपरली वर्क करता है, सब फंक्शंस परफॉर्म करता है। सिर्फ आप व्हाट्सएप के ग्रुप नहीं क्रिएट कर सकते, आप वॉइस मैसेजेस नहीं भेज सकते, आप पिक्चर्स नहीं शेयर कर सकते, वीडियोस नहीं शेयर कर सकते। और अगर आपकी ये प्रॉब्लम है कि आपने ये चीज़ें शेयर करनी है तो आप सिंपली क्या करते हो? व्हाट्सएप को इंस्टॉल कर लेते हो। तो व्हाट्सएप क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर दो ही बातें आपने ध्यान में रखनी है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ नेसेसरी फॉर कंप्यूटर सिस्टम टू वर्क एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ नेसेसरी फॉर यूज़र टू परफॉर्म एनी टास्क, एनी स्पेसिफिक टास्क। ठीक है जी। अब हम ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस कर लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे बेसिक सॉफ्टवेयर है, सबसे मेन सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर कोई भी सिस्टम वर्किंग के काबिल नहीं हो सकता। जैसे मोबाइल फ़ोन में एंड्रॉयड है, iOS है, आपके पास कंप्यूटर्स में विंडोज़ हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो ऑपरेटिंग सिस्टम अगर होगा तो आप बाकी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो बाकी सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मेन एंड बेस सॉफ्टवेयर है, इसके बगैर कंप्यूटर वर्किंग नहीं करेगा। बाकी सारे इसको ही यूज़ करते हैं। यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है, लाइनक्स है, उसके बाद डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड है, iOS है, मैक ओएस है, ये सारे के सारे क्या हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम है। आगे इसकी बेशुमार वर्जन्स भी हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम दो तरह के हैं, एक CLI बेस्ड और एक GUI बेस्ड। GUI को पहले हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। GUI का मतलब है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। जैसे आपको भी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है ना, माउस पॉइंटर नज़र आ रहा है, या आपको बटन्स नज़र आ रहे हैं, या आपको छोटी छोटी पिक्चर्स नज़र आ रही हैं। फिर आप जिस बटन पे जाते हैं आपको साथ में एक बलून नज़र आ रहा है जो आपको हेल्प आउट कर रहा है कि इससे क्या होगा। आपको डेस्कटॉप नज़र आ रहा है, यहाँ पर आइकन्स नज़र आ रहे हैं। इस टाइप के सिस्टम को हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहते हैं। ये अट्रैक्टिव है, कलरफुल है, ईजी टू यूज़ है। तो विंडोज़
जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ ये GUI है। एंड्रॉयड आप यूज़ करते हैं GUI है। iOS आप लोग यूज़ करते हैं GUI है। मैक OS जो है वो GUI है। लाइनक्स के वर्जन GUI हैं। तो GUI को समझना आसान है, यूज़ करना आसान है। सेकंड टाइप है कमांड लाइन, CLI, कमांड लाइन इंटरफेस। यहाँ से मैं विंडो R की प्रेस करता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ CMD, तो आपके सामने ये स्क्रीन आ जाती है। इसको आप कहते हैं कमांड लाइन। अब यहाँ पर कोई पिक्चर नहीं है, माउस है लेकिन माउस से कोई फंक्शनिंग नहीं हो सकती, जहाँ मर्जी क्लिक करें कुछ नहीं। आपको यहाँ पर कमांड्स लिखनी पड़ेंगी। आपने फोल्डर्स देखने, आपको कमांड लिखनी पड़ेगी। यानी कमांड लाइन में हर चीज़ जो है वो कमांड्स पे बेस करती है। आप कमांड्स लिखते जाएं और आप उसको यूज़ करते जाएं। इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम ये है कि ना तो इमेजेस हैं, ना बटन्स हैं, ना आपको कोई बलून नज़र आ रहा है, तो इसको अंडरस्टैंड करना डिफ़िकल्ट है। और फिर सेकेंडली आपको कमांड्स याद रखनी पड़ेंगी। यूज़र्स नीड टू रिमेंबर कमांड्स, कमांड्स याद रखनी पड़ेंगी। लेकिन जो GUI है उसमें कमांड्स याद रखने की ज़रूरत नहीं, आपको खुद ही पता चलता जाता है। आप फोल्डर पर राइट क्लिक करते हैं, आपको ऑप्शंस मिल जाती हैं। आप यहाँ से खुद ही देख के समझ आते हैं कि ये नाम चेंज करना, डिलीट करना, प्रॉपर्टीज़, कट कॉपी, तो इसको यूज़ करना ईजी है। नेक्स्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर आते हैं डिवाइस ड्राइवर्स। डिवाइस मैंने कहा था किसे? हार्डवेयर को। हर हार्डवेयर को आपने इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करनी है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के पास दुनिया जहान की इंस्ट्रक्शंस नहीं है। मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस की इंस्ट्रक्शंस उसके पास हैं, लेकिन कुछ ऐसी स्पेसिफिक डिवाइसेस भी होती है जिनको इंस्ट्रक्ट करने के लिए उसे स्पेशल सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी एक ख़ास हार्डवेयर डिवाइस के लिए बने हैं उनको आप क्या कहते हैं? डिवाइस ड्राइवर्स। ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी एक डिवाइस के लिए बने हैं उनको आप क्या कहते हैं? डिवाइस ड्राइवर्स। तो आजकल के जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ 10 है, विंडोज़ 7 है, विंडोज़ 8 है, 8.1 है, इनमें बहुत सारे ड्राइवर्स मौजूद हैं। लेकिन अगर आप विंडो XP की बात करें या विंडोज़ 98 की बात करें तो उनमें इतने ज़्यादा ड्राइवर्स नहीं थे। इवन के जब USB नई आई थी और विंडोज़ XP और 98 का टाइम था, तब हमें USB के साथ भी एक CD मिला करती थी जिसमें USB फ्लैश ड्राइव के ड्राइवर्स होते थे। पहले हम ड्राइवर इंस्टॉल करते थे, फिर हम उस USB फ्लैश ड्राइव को यूज़ करते थे। लेकिन आजकल क्या, आप जस्ट उसे प्लग करें, साथ ही वो ऑटोमेटिकली यूज़ करें, जिसको हम बोलते हैं प्लग एंड प्ले। इस टर्म को हम बोलते हैं प्लग एंड प्ले। तो USB डिवाइसेस जो हैं, फ्लैश ड्राइव्स हो गई, मेमोरी कार्ड्स हो गए, फिर आपके मोबाइल फ़ोन्स हो गए, ये जो हैं मोस्टली प्लग एंड प्ले। प्रिंटर्स के आपको बाज़ औक़ात ड्राइवर्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं, लेकिन पहले जब भी हम कोई कंप्यूटर ख़रीदते थे हमें हर चीज़ के ड्राइवर इंस्टॉल करने पड़ते थे, साउंड के, वीडियो के, कीबोर्ड के, माउस के। अगर आप ड्राइवर्स देखना चाहेंगे ये होते कहाँ पर हैं, तो आप जस्ट माई कंप्यूटर पर जाएं, प्रॉपर्टीज़ में जाएं, डिवाइस मैनेजर में जाएं। यहाँ पर जितनी भी आपको लिस्ट नज़र आ रही है ये सारे ड्राइवर्स हैं। देखें, बैटरी के ड्राइवर हैं, बायोमेट्रिक के ड्राइवर हैं, कंप्यूटर के ड्राइवर हैं, डिस्क ड्राइव के ड्राइवर्स हैं। इस तरह यहाँ पर आपको साउंड के, वीडियो के ड्राइवर्स नज़र आ रहे हैं, नेटवर्किंग के ड्राइवर्स नज़र आ रहे हैं, मॉडेम के ड्राइवर नज़र आ रहे हैं, माउस एंड कीबोर्ड के। यानी कहने का मकसद ये है कि आपके पास स्टोरेज डिवाइस के ड्राइवर भी हैं, डिस्क ड्राइव, आपके पास आउटपुट के ड्राइवर्स भी हैं, डिस्प्ले अडाप्टर, आपके पास इनपुट के ड्राइवर्स भी हैं, कीबोर्ड, आपके पास कम्युनिकेशन डिवाइसेस के ड्राइवर भी हैं, मॉडेम के और नेटवर्क के, और आपके पास प्रोसेसिंग के ड्राइवर्स भी हैं जैसे मेमोरी टेक्नोलॉजी, इसी तरह प्रोसेसर। तो हर डिवाइस के ड्राइवर्स हैं जो आपको रिक्वायर है। ये देखिए USB के ड्राइवर्स हैं, ठीक है जी। तो ड्राइवर्स सेकंड इम्पॉर्टेंट पोर्शन है और ये सिस्टम सॉफ्टवेयर। थर्ड आ जाते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम। यूटिलिटी प्रोग्राम आपके लिए कोई सिस्टम रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे आपने डिस्क को वायरस से स्कैन कर लिया, वायरस स्कैनर यूज़ कर लिया, आपने CD राइट करने के लिए किसी टूल को यूज़ कर लिया, जैसे हम यूज़ करते थे अहेड नीरो के नाम से एक टूल होता था CD राइट करने के लिए। तो ये सारे के सारे क्या हैं? यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं या सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं।
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मैंने आपको पहले बता दिया कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर सिस्टम के लिए ज़रूरी नहीं है लेकिन यूज़र की नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए ज़रूरी है। आप में से कोई पर्सन जो है वो आर्किटेक्ट का काम करता है तो उसको अपनी रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल करने के लिए ऑटो कैड रिक्वायर हो सकता है। अब नॉर्मल हमारे कंप्यूटर्स में ऑटो कैड नहीं, लेकिन हमारे कंप्यूटर्स वर्किंग करते हैं, हम इंटरनेट भी यूज़ करते हैं, मूवीज़ भी देखते हैं, सॉन्ग्स भी प्ले करते हैं। प्रॉब्लम कब आता है? जब आपने किसी घर का आर्किटेक्चर डिज़ाइन करना है तो आप क्या करते हैं, ऑटो कैड की डीवीडी परचेज़ करते हैं, उसको इंस्टॉल करते हैं और यूज़ कर लेते हैं। लेकिन ऑटो कैड के होने या ना होने से सिस्टम की वर्किंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यूज़र की वर्किंग पे डिफरेंस पड़ेगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर। दो कैटेगरीज के सॉफ्टवेयर, एक जनरल पर्पस और एक स्पेशल पर्पस। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो हर पर्सन के लिए, यानी उनका कोई डेडिकेटेड यूज़ नहीं, उसको हर कोई यूज़ कर सकता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसको मैं एज ए टीचर यूज़ कर सकता हूँ क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए, आप असाइनमेंट बनाने के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट ऑफिस में लेटर्स लिखने के लिए यूज़ होता है, एप्लीकेशंस टाइप करने के लिए यूज़ होता है, अक्सर यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस में उसको टाइम टेबल बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है, ये किसी भी ख़ास पर्सन के लिए नहीं है। इसको टीचर हो, स्टूडेंट हो, कोई क्लर्क हो, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ हो, कोई भी यूज़ कर सकता है। इसी तरह एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, उसको मैं अटेंडेंस के लिए यूज़ कर सकता हूँ, आप अपने कॉन्टैक्ट नंबर स्टोर करने के लिए कर सकते हैं। एग्ज़ामिनेशन ऑफिस वाले उसको रिजल्ट्स कंपाइल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अकाउंटेंट उसे कैलकुलेशंस के लिए यूज़ कर सकता है, वाउचर्स के लिए यूज़ कर सकता है, यानी उसका कोई ख़ास यूज़ नहीं। अगर आप स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर को देखें तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो हर पर्सन के लिए नहीं है, वो या तो किसी यूज़र के लिए बना या किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना, उसको हम स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर कहते हैं। यानी ऐसा सॉफ्टवेयर जिसकी ऑडियंस इंटेंडेड है, जो किसी खास ग्रुप ऑफ पीपल के लिए बनाया गया, उसको आप कहते हैं स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर। जैसे केयर फार्मेसी पे जो सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा वो स्पेशल पर्पस है। अगर उस सॉफ्टवेयर को आप, मैं या कोई थर्ड पर्सन यूज़ करे, उसको उसका फ़ायदा नहीं, लेकिन उसका फ़ायदा सिर्फ किसे है? केयर फार्मेसी को और उसकी ब्रांचेस को। इस तरह आपकी यूनिवर्सिटी का जो एजुकेशन यूनिवर्सिटी का LMS है वो आपके स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल है। अगर हम यही LMS किसी और यूनिवर्सिटी को दे दें तो हो सकता है उनके लिए 50% यूज़फुल हो, 60% यूज़फुल हो, लेकिन ऐसा नहीं पॉसिबल कि उनके लिए 100% ही ये यूज़फुल होगा। तो इसको आप कहते हैं स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर, जो किसी ख़ास यूज़र की रिक्वायरमेंट पे बना हो, जो किसी ख़ास यूज़र के कहने पे बना हो। अब आप यहाँ पर कहेंगे कि जिस तरह अडोब फोटोशॉप है, वो भी तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए है, तो वो स्पेशल पर्पस क्यों नहीं है? अडोब फोटोशॉप स्पेशल पर्पस इसलिए नहीं है क्योंकि अडोब कंपनी ने वो किसी यूज़र के कहने पे नहीं बनाया। उन्होंने इस चीज़ को माइंड में रखते हुए उसको डेवलप किया कि इसको कोई ऐसा यूज़र भी यूज़ कर सकता है जो लर्न कर रहा हो, कोई एक्सपीरियंस ग्राफिक डिज़ाइनर भी इसको यूज़ कर सकता है, कोई बंदा जो ग्राफिक डिज़ाइन नहीं करता लेकिन सिर्फ पैनाफ्लेक्सेस बनाता है वो भी इसको यूज़ कर सकता है। किसी यूज़र ने उनको रिक्वायरमेंट नहीं बताई थी कि इस तरह से ये सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करो। नो डाउट उसका पर्पस डेडिकेटेड है, लेकिन वो किसी ख़ास यूज़र के लिए नहीं बना। पर्पस उसका डेडिकेटेड है, पर्पस उसका स्पेशल है, लेकिन वो किसी ख़ास ऑडियंस के लिए नहीं बना। नेक्स्ट एक टर्म आती है सॉफ्टवेयर सूट्स। इसको आप पैकेज सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिनकी फंक्शनैलिटी एक दूसरे के साथ रिलेट करती, तो वो सॉफ्टवेयर आपको एक बंच की फॉर्म में, एक पैकेज की फॉर्म में मिल जाते हैं, तो उनको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर सूट्स या पैकेज्ड सॉफ्टवेयर। अब इसका फ़ायदा क्या होता है कि अगर आप इंडिविजुअली सॉफ्टवेयर खरीदें वो आपको महंगे पड़ेंगे या आपको लेस कॉस्ट में अवेलेबल होते हैं। इनका इंटरफेस एक दूसरे से मिलता जुलता है, उसके बाद एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, और यूज़र को इनको लर्न करना आसान है और यूज़ करना आसान है। जैसे सबसे सूटेबल एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की है। आपको ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मिलता है, एक्सेल मिलता है, पावर पॉइंट मिलता है। इन सारों के जो इंटरफेस हैं वो सेम है। जैसे ये आप पावर पॉइंट देख रहे हैं, मैं यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करता हूँ तो आप इसका इंटरफेस भी देखिए उससे सिमिलर है। उसी तरह होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस,
थोड़ा बहुत उनमें डिफरेंस है लेकिन ऑलमोस्ट जो है ये सेम है, तो इसको समझना आसान है। तो ये पैकेज सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर सूट्स का हमें फ़ायदा है। इसी तरह एक और एग्जांपल है अडोब की। अडोब में फ़ोटोशॉप आता है, ड्रीम वीवर आता है, इन डिज़ाइन आता है, इलस्ट्रेटर आता है, ये बहुत सारे भी आपको पैकेज की फॉर्म में मिलते हैं। सॉफ्टवेयर सूट्स का हमें बेसिकली यही फ़ायदा है कि एक तो ये हमें कम कॉस्ट में अवेलेबल हैं, इनको लर्न करना आसान है, ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं और इनका GUI या इनका इंटरफेस जो है वो सिमिलर होता है। नेक्स्ट हमारे पास फ्रीवेयर का टॉपिक है। फ्रीवेयर क्या चीज़ है? फ्रीवेयर एक सॉफ्टवेयर है, पहली बात। सेकंड, कॉपीराइटेड है, यानी किसी खास कंपनी ने इसको डेवलप किया और उस कंपनी के पास इसकी सारी एक्सेस है, रूल्स भी उसी कंपनी के हैं। लेकिन ये सॉफ्टवेयर फ्रीली अवेलेबल है, यानी आप इसको इंटरनेट से डाउनलोड करें तो आपको कोई पैसे पे नहीं करने पड़ते, आप इसको इंस्टॉल करें, यूज़ करें, इसमें कोई इशू नहीं। यानी आप इसको फ्रीली डाउनलोड भी कर सकते हैं, इंस्टॉल भी कर सकते हैं, यूज़ भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल है VLC मीडिया प्लेयर। आप देख सकते हैं फ्रीवेयर, फ्री टू यूज़, फ्री टू डाउनलोड, इंस्टॉल, यूज़ एंड शेयर। एग्जाम्पल VLC मीडिया प्लेयर फ्रीली इंटरनेट पे अवेलेबल है, इंस्टॉल करें, आप फ्लैश ड्राइव में किसी को कॉपी करके दें, यूज़ करें, कोई आपको पे नहीं करना पड़ता। लेकिन कॉपीराइट है। कॉपीराइट का मतलब क्या है कि यू कैन नॉट सेल VLC बाय योर नेम, यानी आप ये नहीं कह सकते कि ये VLC आपने डेवलप किया और आप इसको अपने नाम से सेल करना शुरू कर दो। ये उसी कंपनी के नाम पे रहेगा जिस कंपनी ने इसको डेवलप किया। नेक्स्ट आता है शेयरवेयर। शेयरवेयर भी सॉफ्टवेयर की ही एक कैटेगरी, सॉफ्टवेयर की ही कैटेगरी है। शेयरवेयर भी आपको फ्रीली अवेलेबल है लेकिन फॉर लिमिटेड टाइम। शेयरवेयर जो है इसमें दो ऑप्शंस हैं, अवेलेबल फॉर लिमिटेड टाइम free of cost. Second, if you want to continue, you will have to pay. अब इस बात को समझ लें ज़रा। शेयरवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कॉपीराइट है, यानी किसी कंपनी ने उसको डेवलप किया, उसके नाम पे ही है, इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करने के बाद आप इसको इंस्टॉल करते हैं और आप इसको यूज़ करते हैं। लेकिन ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट वर्जन होती है ये फुल वर्जन नहीं होती, ये ट्रायल पीरियड के लिए होती है। आपको 10 दिन के लिए ट्रायल पीरियड मिल गया, 20 दिन के लिए मिल गया, 30 डेज़ के लिए मिल गया। तो जब ये 30 डेज़ का टाइम एक्सपायर होता है उसके बाद ये सॉफ्टवेयर अपनी वर्किंग भी डिस्टर्ब कर देता है या ये वर्क करना छोड़ देता है, या आप इसको डबल क्लिक करते हैं तो ये रन ही नहीं होता, क्योंकि ये ट्रायल वर्जन है। ये आपके ट्राई के लिए कि क्या ये आपको सॉफ्टवेयर सूट करता है या नहीं। अगर आपको सॉफ्टवेयर पसंद आ जाता है तो फिर आपको उसकी फुल वर्जन चाहिए। अब फुल वर्जन आप कैसे गेट करते हो? पे करके। तो इस टाइप के सॉफ्टवेयर को हम शेयरवेयर कहते हैं। इसमें दो ऑप्शंस होती हैं। बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि आपको फुल फीचर्स मिल जाते हैं लेकिन लिमिटेड टाइम के लिए। आपको लिमिटेड टाइम के लिए सॉफ्टवेयर मिला विद फुल फीचर्स, जब वो टाइम पीरियड एक्सपायर हुआ तो आप कोई भी फीचर नहीं यूज़ कर सक रहे। अब आपने अगर उसे यूज़ करना है तो उसे परचेज़ ही करना पड़ेगा। दूसरी ऑप्शन ये होती है कि आपको लिमिटेड फीचर्स के साथ मिले लेकिन मिल जाए अनलिमिटेड टाइम के लिए। अब इसमें आपको नुकसान क्या है? यूज़ तो आप जितनी देर मर्जी करें लेकिन फीचर्स तो उसके लिमिटेड हैं। तो अगर आपको उसके फीचर्स जो आप यूज़ कर रहे हैं वो पसंद आ गया, आपकी ये कोशिश होगी कि मैं इसके और फीचर्स भी यूज़ करके देखूं, तो फिर उन फीचर्स को अनलॉक करना पड़ेगा। उनको अनलॉक आप कैसे करते हैं? अगेन पे करके। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जिसमें आपको डिसेबल्ड फीचर्स मिलें उनको हम लाइटवेयर भी कहते हैं और क्रिपलवेयर भी कहते हैं। लाइटवेयर या क्रिपलवेयर, ठीक है जी। तो
ऐसे शेयरवेयर जो आपको लिमिटेड फीचर्स के साथ मिलें, ऐसे सॉफ्टवेयर को हम क्रिपलवेयर या लाइटवेयर कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स वर्ड का मीनिंग क्या है? मैंने आपको बताया कि सॉफ्टवेयर जो है वो एक प्रोग्राम है। प्रोग्राम डेवलप करता है प्रोग्रामर। किस तरह से डेवलप करता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड लिख के। हमें जो सॉफ्टवेयर मिलते हैं वो मिलते हैं एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट में, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स, जिनको हम कहते हैं .exe फाइल्स। यानी हम इनको रन तो कर सकते हैं, वी कैन रन दीज, बट वी डोंट नो what is written in these files। ठीक है जी, यानी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हमें मिली, हम इनको डबल क्लिक करके रन जैसे मर्जी करें, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इसमें जो इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं वो क्या हैं। हम उनको सिर्फ यूज़ करते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर को आप कहते हैं क्लोज्ड सोर्स, यानी जिसके आपको कोड का नहीं पता, कोड का आपको नहीं आइडिया। ऐसे सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं? क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर। लेकिन मार्केट में ऐसे सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल हैं जिनका हमें कोड भी पता है, यानी वो सॉफ्टवेयर तो बजाते खुद हैं ही हैं, लेकिन उनके साथ हमें उनका सोर्स कोड भी मिल जाता है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। दोबारा मैं बता दूं, ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमें रन करने के लिए तो अवेलेबल है, लेकिन साथ में हमें उनका सोर्स कोड भी अवेलेबल है, या जो इंस्ट्रक्शंस प्रोग्रामर ने लिखी हैं वो भी अवेलेबल है। ऐसे सॉफ्टवेयर को हम कहेंगे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि प्रोग्राम फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट होता है, प्रोग्राम के साथ सोर्स कोड भी मिलता है। आप में से कोई भी उस सोर्स कोड को मॉडिफाई कर सकता है, और मॉडिफाइड सोर्स कोड को भी आप दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ओपन सोर्स के लिए एक वेबसाइट है गिटहब, यहाँ पर आपको बहुत सी ओपन सोर्स डिस्ट्रीब्यूशंस मिलेंगी। ठीक है जी, यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। यू कैन फाइंड आउट ए लॉट ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है जी, तो ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर को डिस्कस करेंगे।